देखो, जीनियस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत ही स्वागत है। आज हम आपका अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम इसी अध्याय में भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा कुछ कर चुके हैं। पहला वीडियो हमारा आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अब पहले वीडियो में हमने बात की थी। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताया, किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। पहले यूरोप में आता है राष्ट्रवाद, फिर भारत में किस प्रकार चलता है। तो हमने पहले आप लोगों से चर्चा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में खिलाफत और सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किस प्रकार चलते हैं, इन सभी के बारे में हमने बारी बारी से चर्चा की थी। और इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी लोगों को आज हम बताएंगे, किस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किस प्रकार लोगों की मांगें रहीं और क्या क्या लोगों ने कार्य किए। तो देखो, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नामक एक स्थान था अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? ये जलियांवाला कोई बाग नहीं, एक बड़ा सा मैदान था। अमृतसर के बाहर एक बहुत विशाल मैदान था जहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था और लोग मेला देखने के लिए गए हुए थे। तो जब लोग मेला देखने के लिए गए, फिर वहाँ क्या चला, तो जहाँ कई संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जुटे और यह मैदान जो था वो शहर से थोड़ी बाहर था। क्या हुआ यहाँ? इससे पहले रॉलेट एक्ट भारत में आया। रॉलेट एक्ट जो हमने आप लोगों को चर्चा की थी, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट जब भारत आया, उसके विरोध में कई लोगों ने आवाज़ें उठाईं। तो इसका विरोध चल रहा था यहाँ तीव्र गति से। और इसी बीच जब मेला लगा हुआ था तो वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, भारतीय नेताओं की मीटिंग चल रही थी जिसमें कई लोग थे। तो क्या हुआ, जब बैसाखी का मेला लगा हुआ था तो अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट को यहाँ लाए, जिसके तहत भारतीयों को बिना कार्ड के, यानी बिना किसी कार्य के जेल में डाल दिया जाता था। तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे भारतीय। तो उसके खिलाफ एक सभा बुलाई हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और मेला भी लगा था, दोनों कार्य चल रहे थे। तो काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। तो अचानक जो जनरल डायर था, जब लॉ मार्शल अंग्रेज़ों ने लागू कर दिया, इधर रॉलेट एक्ट आया, भारत के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई, तो वहाँ से एक दूसरा कानून बन के आ गया, लॉ मार्शल या मार्शल लॉ कहें, जिसके तहत सारे अधिकार वहाँ की आर्मी को दे दिए गए, ब्रिटिश आर्मी को। और लोगों ने बाद में क्या करते थे, वो आर्मी अपने हिसाब से कार्य कर रही थी। तो सेना का प्रमुख उस समय यहाँ ब्रिटेन की तरफ से जनरल डायर था, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, यहाँ लोगों पर, निहत्थी भीड़ पर उसी मेला में गोलियां चलवा दी। और भारतीय 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। जब इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को, तो इसके विरोध में और आवाज़ तेज हुई, लोग उग्र हो गए, आंदोलन को और बढ़ाने लगे। तो यहाँ तत्काल भारतीयों ने एक सभा बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह तथा सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह जैसे कई भारतीय नेता इकट्ठे हुए, जिसके साथ साथ वहाँ की जनता भी इकट्ठी हुई। जब इस भीड़ को देखा उन्होंने, तो जनरल डायर ने बिना बताए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो यहाँ लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। कांग्रेस थी उस समय,
भारतीय कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए तथा हंटर आयोग बना था, एक हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उस रिपोर्ट में बताते हैं कि 379 लोग मारे गए थे। देखा जाए कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति और जो सरकारी रिपोर्ट थी उसके अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। और एक घटना और होती है इसी में, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद गोली चलाते हुए अंतिम समय में इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो जाते हैं। उनके पास जब गोलियां नहीं बचती हैं तो अंतिम गोली से वे स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा हमारे इतिहास में बताया गया है। तो जब गोलियां चलवा देते हैं, इतने व्यक्ति मारे जाते हैं, फिर क्या होता है जब इतने व्यक्ति मारे जाते हैं तो महात्मा गांधी इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जो उस समय आंदोलन चल रहे थे उन सभी आंदोलनों को वापस ले लेते हैं। कहते हैं अब हम आगे आंदोलन इस हिसाब से करेंगे कि लोगों को बताएंगे, उसके बाद आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो फिर क्या चलता है, इसी हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी एक उपाधि दी थी, उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें केसर-ए-हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधियां वापस किन्हें कर दी, अंग्रेजों को। रविंद्रनाथ को सर की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने वापस दे दी कि हमें कोई उपाधि आपकी नहीं चाहिए, इसी हत्याकांड के बाद, क्योंकि कई भारतीय मारे गए। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि। ये प्रश्न कई बार उठता है परीक्षा में, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब जब ये उपाधियां वापस कर दी और सारे आंदोलन वापस कर दिए, स्थगित कर दिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, फिर क्या चलता है। इस प्रकार जो हमारा जलियांवाला बाग है, वहाँ ये एक व्यक्ति था जल्ली नामक व्यक्ति, उसी की सरकारी संपत्ति नहीं था, उसी की पूरी संपत्ति था। आज भी अमृतसर में स्थित है और आज लोग उसे देखने जाते हैं। तो अब उसे सरकारी कर दिया गया है, सरकार ने ले लिया। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, किस प्रकार रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलते हैं, तथा फिर क्या होता है जब महात्मा गांधी इससे आहत होकर के अपने सारे आंदोलन वापस ले लेते हैं, फिर भारत में कुछ दिनों के बाद एक आंदोलन और चलता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। वहीं धीरे धीरे भारतीयों की तरफ से फिर क्या कई कार्य शुरू हो जाते हैं। भारत में कई लोग अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं, देखा जाए तो भाई। तो अब हम बात करें असहयोग आंदोलन की। इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड खत्म हो जाता है। अब असहयोग आंदोलन किस प्रकार चालू होता है। तो हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। अब असहयोग का मतलब क्या होता है यहाँ, असहयोग आंदोलन किस प्रकार चले। तो गांधी जी ने कहा कि कहीं न कहीं जो भी अंग्रेज हैं, ब्रिटिश के लोग हैं, भारत में शासन कर रहे हैं, वो हमारे सहयोग से ही कर रहे हैं, उसका सहयोग भारतीय लोग कर रहे हैं।
यदि इनका सहयोग न करें, असहयोग करें तो यहाँ आंदोलन इनका असहयोग करें तो अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे और राष्ट्रवाद की स्थापना हो जाएगी। तो फिर इसके विरुद्ध भारतीय नेताओं ने इनका अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया। यानी क्या क्या सहयोग था? तो सबसे पहली बात है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जिक्र कहाँ किया है? ये पॉइंट कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन का उल्लेख गांधी जी की एक पुस्तक है, असहयोग आंदोलन का उल्लेख गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें इस आंदोलन का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक महात्मा गांधी की किया गया है। 1909 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिस पुस्तक में आंदोलन तो 1920-21 के दशक में चला, लेकिन इसका उल्लेख इसी पुस्तक में कर दिया गया है। 1909 में ये पुस्तक लिखनी शुरू हो गई थी। तो इसी किताब में हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया है। ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है, किस पुस्तक में असहयोग आंदोलन का उल्लेख मिलता है? तो हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी ने प्रकाशित की थी। अब क्या था? गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। अगर भारत के लोग ब्रिटिश लोगों से अपना सहयोग वापस ले लें, भारत के लोग ब्रिटिश लोगों से अपना सहयोग वापस ले लें तो ये ब्रिटिश शासन 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। ये बात उन्होंने इसका उल्लेख किया था कि अगर सहयोग वापस ले लें भारतीय लोग अंग्रेजों से तो 1 वर्ष में ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो जाएगा। और इसी सोच के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी सोच के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? इस आंदोलन में क्या था? असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ आए, यानी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अंग्रेजों को वापस करना था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम एकता। और क्या था? गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने आंदोलन बढ़ाने के लिए, इधर हिंदुओं के नेता तो गांधी जी थे ही और मुस्लिम नेताओं को भी वो साथ लाना चाहते, तो ये जाकर के 2 व्यक्तियों से मिले। एक थे मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली 2 व्यक्ति थे, उस समय मुसलमानों के अच्छे नेता हैं। तो दोनों से जाकर के मिले और उन्होंने बताया कि आप सब लोग एक साथ होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद कर दें, लोगों को समझाएं, तो अंग्रेज़ अपने यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्या कारण था? कि उनके जो भी वस्त्र थे, जो भी अंग्रेज़ों की चीज़ें यहाँ थी, यदि उनका हम सहयोग न करें, उन वस्तुओं को न खरीदें तो वो अपने आप ही चले जाएंगे, उनका व्यापार समाप्त हो जाएगा, तो उन्हें भागना पड़ेगा। ये गांधी जी की सोच थी। तो शौकत अली 2 व्यक्ति थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों से महात्मा गांधी मिले और बताया कि आप लोग इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। तो दोनों ने सहयोग किया। इस प्रकार कई लोग गांधी जी के साथ आ गए। कई लोग उनके साथ आए और आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया। फिर क्या हुआ? 1921 ईस्वी के समथिंग 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है।
हाँ, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य, भारतीयों में मुख्य लक्ष्य इसका देखा जाए तो स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। यानी हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद होंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, ये भारतीयों का मुख्य लक्ष्य रहा। तथा वही बात करें हम, क्या बात करें, फिर आंदोलन को सफल कैसे बनाया गया? इस आंदोलन में सफलता के क्या क्या लक्ष्य रहे? आंदोलन कैसे सफल हुआ? तो आंदोलन कैसे सफल हुआ, अब इस पर हम बात करते हैं। आंदोलन कैसे सफल हुआ? जब भारतीय लोग विरोध करने लगे तो अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल थे, भारतीय छात्रों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया, सारे स्कूल बंद हो गए। जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपने कार्यालय छोड़ दिए और कार्यालय भी बंद हो गए। बैंक कर्मियों ने बैंक जाना बंद कर दिया, डाकघर कर्मियों ने डाकघर बंद कर दिए, ताले लगा दिए, हड़ताल कर दी। जब सब लोगों ने हड़ताल कर दी, सड़कों पर आ गए, तो उनके कार्य अपने आप समाप्त हो गए। इस प्रकार आंदोलन सफल रहा तथा वकीलों ने उस समय मुकदमे लड़ने बंद कर दिए एवं विदेशी सामान का तीव्र गति से बहिष्कार किया गया। जो भी विदेशी सामान था, वस्त्र हों चाहे अन्य वस्तुएं हों, सभी का बहुत ज़्यादा से विरोध किया गया। विदेशी सामानों का जब विरोध किया गया तो आंदोलन सफल रहा। और आंदोलन के भीतर कई अलग अलग और भी धाराएं थी। आपके भारतीय राष्ट्रवाद में दिया है आंदोलन के भीतर क्या क्या धाराएं थी। तो आंदोलन के भीतर कई और धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? तो देखो, जनवरी 1921 में जब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों से मिले, जब दोनों से मिलकर के असहयोग और खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया तो हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, भारी संख्या में लोगों ने इसका सहयोग किया, अंग्रेज़ों का असहयोग किया, यानी अंग्रेजी लोगों के साथ नहीं मिले, बहिष्कार किया उन वस्तुओं का। तथा इन सभी के साथ साथ भारत में अनेक सामाजिक समूह भी थे। सामाजिक समूह कहें, वो सब सामाजिक समूह भी एक साथ आए एवं सभी सामाजिक समूहों ने मिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाया और अपनी भागीदारी निभाई। तथा इन सभी का एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य? सभी लोग चाहते थे कि हमें स्वराज प्राप्त हो, यानी स्वतंत्रता मिले, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएं, ये सभी की मांगें थी। एवं अलग अलग लोग, क्या हुआ बाद में जब आंदोलन चलते चलते सब लोग एक साथ मिल गए तो सभी लोग इस आंदोलन को स्वराज शब्द जो था, स्वराज को उनका अर्थ अलग अलग समझ रहे थे। स्वराज को सभी अलग अलग समझ रहे थे। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो अलग धारा में देख रहे थे, शहरी क्षेत्र के लोग अलग तरह से स्वराज को देख रहे थे, किसान अपने हिसाब से देख रहे थे, मजदूर अपने हिसाब से देख रहे थे। तो क्या हुआ, ये आंदोलन के भीतर धाराएं प्रकट हुई। जब ये सभी धाराएं प्रकट हुई तो ग्रामीण इलाकों में आंदोलन हुआ, उसका ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह हुआ वो कैसे सफल रहा, ग्रामीण इलाकों में इसके क्या क्या परिणाम रहे। तो बात करें ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा। तो देखो, भारत में ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, यानी कृषि में लगे हुए हैं। आधे से अधिक जनसंख्या भारत में कृषि पर निर्भर है, तो खेती से संबंधित ही कार्य करती है। तो वहाँ देखा जाए किस प्रकार इस आंदोलन को सफल बनाया गया, वहीं देख लिया जाए तो आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार सफल रहा, किस प्रकार इसके परिणाम देखने को मिले सभी को। तो हम बात करें, भारत में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो भारतीय किसानों को या मजदूरों को बेगार व्यवस्था, यानी बिना पैसे के कार्य करना पड़ता था और कोई निश्चित सीमाएं नहीं थी। वो जो कार्य बताते थे वो हम लोगों को यहाँ करना पड़ रहा था। तो
बेगार व्यवस्था में क्या करते थे लोग, जमींदार जो लोग हुआ करते थे वो किसानों और मजदूरों से बिना पैसे दिए काम करवाते थे। बेगार व्यवस्था में जो जमींदार थे वो किसानों और मजदूरों से बिना पैसे के कार्य करवाते थे। किसानों मजदूरों से बिना पैसों के कार्य। जब बिना पैसों के कार्य करवाते थे और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे तो लोग इसके खिलाफ थे, नाराज़ थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से। फिर क्या हुआ, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अवध अपना क्षेत्र जो यूपी में पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति थे जहाँ बाबा रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने इस बेगार व्यवस्था का विरोध किया। जब बेगार व्यवस्था का विरोध किया तथा अवध में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय किसान सभा जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा कहें या भारतीय किसान सभा का गठन किया और बेगार व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने स्वराज की मांग की और उन्होंने कहा कि बेगार व्यवस्था को यहाँ ख़त्म किया जाए। तो जब बेगार व्यवस्था को ख़त्म किया जाए एवं उनकी मांग और भी रही, लगान किसानों पर कम किया जाए एवं दमनकारी जमींदारों का जो सामाजिक बहिष्कार है वो किया जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन की मांगें रहीं। इस प्रकार आंदोलन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सफल रहा। और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, शहरी क्षेत्रों के लोग इस आंदोलन का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने तो ये सोच लिया धीरे धीरे कि महात्मा गांधी, अब गांधी युग यहाँ आ गया है। गांधी जी ने कह दिया कोई टैक्स मत दो, कि अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की कोई भी जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गई है, अपनी अपनी भूमि हो गई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन को लोगों ने अपनी हिसाब से समझा। वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या था, शहरी क्षेत्रों के लोगों ने भी समझा कि अब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, ब्रिटिश आंदोलन खत्म हो गया है, अब यहाँ गांधी राज आ गया। तो शहरी लोगों ने इसका किस प्रकार से अपने अपने हिसाब से इसका वो समझा उल्लेख। शहरी इलाकों में आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, क्योंकि जब शहरी इलाकों में लोगों ने अपने कार्यालय छोड़ दिए थे तो उनके लिए काम की व्यवस्था नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे बाद में सभी कार्यालय ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ भारतीयों के पास इतना कार्य ही नहीं था। सब लोग वहाँ फिर पहुँच गए, तो धीरे धीरे धीमा पड़ा ये आंदोलन। और अंग्रेजी जो वस्त्र थे उस समय सस्ते थे। भारतीय खादी के वस्त्र कहें, जो खादी थी यहाँ, वो उस समय महंगी चल रही थी, तो लोग नहीं खरीद पा रहे थे। तो इस प्रकार फिर से अंग्रेजी वस्त्रों की मांग बढ़ गई और फिर ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ गया। तथा भारतीय छात्रों के लिए विद्यालय नहीं थे, तो फिर उन्हें दोबारा से अंग्रेजी विद्यालय ही ज्वाइन करनी पड़े। फिर दोबारा उन्हें उसी में दाखिला लेना पड़ा। जो समूह थे, छात्र थे, वो फिर पुनः वहाँ पहुँच गए। तो आंदोलन इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में इसका असर रहा। अब बागानों में स्वराज, बागानी क्षेत्रों में स्वराज का अर्थ क्या निकाला लोगों ने। जो लोग बागों में खेती करते थे तो उसका अर्थ क्या था उस समय। बागानों में स्वराज की बात करें, बागानों में स्वराज का अर्थ क्या रहा, तो बागानों के लोग थे वो अपने हिसाब से इस स्वराज का अर्थ निकाल रहे थे। 1859 ईस्वी में इंग्लैंड में इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागों में काम करने वाले एक कानून आया था। 1859 में इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन अधिनियम कहें, इसके तहत क्या था 1859 का इमिग्रेशन एक्ट, जिसमें इंग्लैंड के लोगों ने
बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उन पर एक नियम बना दिया 1859 में इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत जो भी मजदूर वहाँ कार्य कर रहे थे उन्हें बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं कार्य करेंगे और उसी में रहेंगे, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, छूट नहीं दी गई थी। फिर क्या होता है, जब बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने असहयोग आंदोलन यानी गांधी युग को अपने हिसाब से स्वराज को समझा, उन्होंने कहा महात्मा गांधी युग स्टार्ट हो गया, सभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे। तो जो बागानों में कार्य कर रहे थे उन्होंने इमिग्रेशन एक्ट का पालन नहीं किया मजदूरों ने, और वो वहाँ से बिना बताए अपने अपने घरों के लिए वापस चल दिए, बागानों से बाहर चल दिए। तो जिसमें अंग्रेज़ों ने कई लोगों को जेल में भी डाल दिया एवं कई लोगों की हत्या भी हो गई, वो नहीं मान रहे थे उनकी बातों को। और फिर क्या हुआ, इन सभी कारणों से बाद में जब लोग अपने हिसाब से सभी बाहर चल दिए, बागानों से बाहर चल दिए, फिर जब भीड़ उग्र हो गई, लोग उस ब्रिटिश लोग भारतीय लोगों को जेल में डालने लगे। फिर क्या होता है, बीच में यहीं जनता ने आक्रोश में आकर के एक स्थान होता है चौरी चौरा, चौरी चौरा नामक थाने में आग लगा दी। यानी भीड़ नाराज़ थी, लोगों को जब जेल में डाला गया, थाने में बंद कर दिया, तो वहाँ लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी एवं जनता मारी गई तथा कई गाड़ियाँ भी जलकर राख हो गईं। सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो भी आंदोलन हम करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे, इससे पहले लोगों को समझाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, आंदोलन के क्या क्या लक्ष्य होंगे, इनके क्या क्या तरीके होंगे, और इन सभी के बारे में चर्चा करने के बाद हम आंदोलन को शुरू करेंगे, अब जो भी आंदोलन होगा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी कई दिनों तक शांत रहते हैं। इसके बाद भारत में एक नया आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा की ओर हम चलेंगे आगे के वीडियो में। तो भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 समाप्त होता है यहीं। अब अगला वीडियो, एक वीडियो और बनेगा जिसमें पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे, जल्द ही हमारा आ जाएगा आपके ऑनलाइन क्लास में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में।